નમસ્કાર વાલા ભાઈઓ બહેનો, ટાટ સેકન્ડરી અને હાઈ સેકન્ડરી મુખ્ય પરીક્ષામાં હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રનું જે પ્રશ્નો પૂછાવાના છે એમાં વાંચન, પઠન અને લેખનની જે પ્રશ્નો છે તેની કેટલીક માહિતી છે અહીં આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. આમ તો આખી PDF છે એ તમારા સુધી પહોંચી ગઈ છે અને બધાને એના પ્રશ્નોના જવાબ છે મળી ચૂક્યા છે. જે છતાં નવા છે એવા લોકોને પણ PDF કઈ રીતે લેવી એની માહિતી છે આ પ્રમાણે રહેલી છે. ટાટ હાયર સેકન્ડરી માટે ધોરણ 11 અને 12નું વિષય વસ્તુ હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને પ્રયોજનમૂલક હિન્દી, આ 4 PDFની બેસ્ટ ઓફર છે 349 રૂપિયામાં. તમે એક વખત આ અવશ્ય લઈ લેજો અને અન્ય સ્થળેથી પણ તમને કોઈ મટીરિયલ મળે તો બધું જ વાંચજો, કારણ કે સૌથી વધારે માર્ક્સ મેળવવા માટે અલગ અલગ જગ્યાએથી મટીરિયલ ભેગું કરી અને બધાના વિચારો ભેગા કરીને લખવાનું હોય છે, એટલા માટે ખૂબ જરૂરી છે. અને હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રનું જે PDF છે એ તો ખૂબ બેસ્ટ છે એવું બધા લોકો કહે છે. જો તમારે જોતી હોય તો તે પણ તમને મળી રહેશે. અહીં જે WhatsApp નંબર આપેલો એમાં સંપર્ક કરવાનો છે, WhatsApp કરવાનો છે અને એના આધારે આ 349 પે કરી અને તમે PDF લઈ શકો છો. તો વધારે સમય નહીં લઈએ, જોઈએ આપણે આ હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રના કેટલાક પ્રશ્નો અને તેના જવાબો. हिंदी शिक्षक के लिए विषय पर अधिकार होना क्यों आवश्यक है? भाषा शिक्षक के लिए हिंदी भाषा और साहित्य पर पूर्ण अधिकार होना उसके शिक्षण की सफलता की पहली शर्त है. शिक्षक को अपने विषय के सभी क्षेत्रों और उनसे संबंधित अन्य विषयों का भी व्यापक ज्ञान होना चाहिए ताकि वह विषयों के बीच सहसंबंध स्थापित कर सके. उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक को अंकगणित का सही ज्ञान नहीं है तो वह रेखागणित को प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा सकता. हिंदी शिक्षक का ज्ञान केवल सूचनाओं तक सीमित न होकर विस्तृत और गहन होना चाहिए. उसे सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि छात्र जटिल विषयों को भी रोचकता के साथ समझ सके. भाषा पर अधिकार होने से शिक्षक छात्रों में बोधगम्यता विकसित करने की क्षमता रखता है. इसके बिना विश्व बंधुत्व की भावना और सांस्कृतिक विकास को समझना छात्रों के लिए कठिन हो जाता है. अतः विषय का गहन अध्ययन और विभिन्न स्रोतों से ज्ञानार्जन करना शिक्षक का नैतिक कर्तव्य है. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, कक्षा की समस्याओं के समाधान में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है? आनो सरल जवाब જોઈએ. एक योग्य हिंदी शिक्षक को कक्षा कक्ष की दैनिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जागरूक होना चाहिए. क्रियात्मक अनुसंधान वह वैज्ञानिक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों की समस्याओं को गहराई से समझता है और उन्हें दूर करने के लिए योजनाएं बनाता है. इसके द्वारा शिक्षक अपनी स्वयं की शिक्षण विधियों और गतिविधियों में भी निरंतर सुधार और विकास कर सकता है. यह अनुसंधान शिक्षक को कार्य विश्लेषण और शैक्षिक निर्देशनों का ज्ञान प्रदान करता है. कक्षा में पढ़ाते समय आने वाली बाधाओं जैसे छात्रों को पिछड़ना या अनुशासनहीनता का वैज्ञानिक समाधान इसी के जरिए संभव है. यह प्रक्रिया केवल सैद्धांतिक न होकर पूरी तरह व्यवहारिक होती है और कक्षा के वातावरण को सकारात्मक बनाती है. क्रियात्मक अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष शिक्षक को भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन देते हैं. इस प्रकार यह शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने का एक अनिवार्य उपकरण है. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન છે, એટલે કે પછીનો, श्रवण कौशल्य का अर्थ और इसकी शिक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए. जवाब જોઈએ. श्रवण का अर्थ केवल ध्वनि सुनना नहीं है, बल्कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसका अर्थ सुनकर भाव ग्रहण करना, यह अर्थ समझना है. यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें ध्यानपूर्वक सुनना, चिंतन मनन करना और उसके अनुसार आचरण करना शामिल है. मनुष्य अपनी जागृत अवस्था का लगभग 42 से 45% समय सुनने में व्यतीत करता है, जो इसे सबसे महत्वपूर्ण कौशल बनाता है. एक अच्छा श्रोता ही आगे चलकर एक सावधान पाठक और एक प्रभावी वक्ता बन सकता है. कक्षा में बाल गीत, कहानी और कविताओं के माध्यम से
छात्रों में श्रवण कौशल्य का विकास किया जा सकता है। शिक्षक को श्रवण बाधित बच्चों की पहचान उनके हाव भाव और परस्पर क्रियाओं से करके उन्हें उचित सहायता देनी चाहिए। श्रवण कौशल्य का मूल्यांकन व्यक्तिगत स्तर पर करना श्रेष्ठ होता है ताकि प्रत्येक छात्र की ग्रहण क्षमता झांसी जा सके। यह कौशल्य बालक के जन्म से ही शुरू होकर जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन का मुख्य स्रोत बन रहता है। त्यार पछी है वांचन कौशल्य और साधारण पढ़ने में क्या अंतर है। आ सरस मजानो जवाब है। वांचन कौशल्य को साधारण भाषा में बोलचाल कहा जाता है और यह विचारों के आदान प्रदान का सबसे सरल माध्यम है। हालांकि साधारण रूप से पढ़ने और वांचन में मुख्य अंतर शुद्धता, स्पष्टता और प्रभावत्मकता का होता है। वांचन एक कला है जिसमें ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात और गति का समुचित संतुलन आवश्यक है। शुद्ध वांचन के माध्यम से ही छात्र साहित्य के विशाल साम्राज्य में प्रवेश कर अलौकिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वांचन में मधुरता और चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह अवरोह का होना इसे प्रभावी बनाता है। इसके अभ्यास से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है और औपचारिक अवसरों पर उनकी झिझक दूर होती है। वांचन के दो मुख्य प्रकार हैं, स्वस्वर वांचन और मौन वांचन। एक कुशल वांचनकर्ता ही भविष्य में एक अच्छा वार्ताकार या प्रभावी वक्ता बन सकता है। त्यारबादनो प्रश्न है, पठन कौशल्य के मुख्य उद्देश्य और इसकी विधियाँ क्या है। इसका उत्तर देखते हैं। पठन कौशल्य का मुख्य उद्देश्य छात्रों को लिखित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ समझने और दूसरों को समझाने योग्य बनाना है। ज्ञान विस्फोट के इस युग में अपने ज्ञान को आधुनिक बनाए रखने के लिए पठन कौशल्य का विकास अत्यंत अनिवार्य है। इसके उद्देश्यों में छात्रों को समान ध्वनियों में अंतर करना, सिखाना और पठन की कमियों को दूर करना शामिल है। पठन शिक्षण की प्रमुख विधियों में वर्ण विधि और शब्द विधि, वाक्य विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि वाक्य ही भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। इसीलिए शिक्षण वाक्य से शुरू होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकृतियों और चित्रों के माध्यम से पठन का आरंभ किया जाता है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर मानचित्र और विश्वकोश पठन जुड़ जाता है। व्यवहार में अक्सर संयुक्त विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कई विधियों का समन्वय होता है। पठन कौशल्य का उपयोग मनुष्य के लिए जीवन पर्यंत बना रहता है। त्यार पछीनो प्रश्न है, लेखन कौशल्य का महत्व और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે વાંચન, લેખન, પઠન ને લેખનના પ્રશ્નો છે એ જોઈ રહ્યા છીએ। આનો જવાબ એવો છે કે લેખન કૌશલ્ય वह कला है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को ध्वनियों के प्रतीक के रूप में अंकित करता है। सभ्यता के विकास में लिपि का आविष्कार एक युगांतरकारी घटना थी, जिसके बिना आज सभ्य समाज की कल्पना कठिन है। लेखन कौशल्य का मुख्य उद्देश्य लिखित भाषा के माध्यम से विचारों को दूर दूर तक पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित रखना है। लेखन अभ्यास के 3 प्रमुख प्रकार हैं, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। सुलेख का अर्थ है सुंदर और सुडौल अक्षरों में लिखना, जिसमें शिरोरेखा और मात्राओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। अनुलेख में छात्र किसी आदर्श सामग्री या शामपट से झोंका त्यों देखकर लिखते हैं। श्रुतलेख का उद्देश्य सुनी गई ध्वनियों को शुद्धता और गति के साथ लिखने का अभ्यास करना है। लेखन कौशल्य के विकास से ही बौद्धिक विकास और सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान संभव हो पाता है। त्यार पछीनो प्रश्न है, भाषा शिक्षक के लिए उत्तम संगठनकर्ता होना क्यों आवश्यक है। खूब सरस प्रश्न है, जवाब જોઈએ। एक भाषा शिक्षक का कार्य केवल कक्षा में पाठ पढ़ाने तक सीमित नहीं है, उसे कुछ कुशल संगठनकर्ता भी होना चाहिए। उसे छात्रों की रुचियों और योग्यताओं को पहचान कर उनके लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। इनमें वाद विवाद, अंताक्षरी,
कवि दरबार, नाटक मंचन और बाल गोष्ठी जैसी गतिविधियों का शामिल है। इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से छात्रों के भाषाई कौशल्य और नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। शिक्षक को विद्यालय में पुस्तकालय और वाचनालय का संगठन करने में भी निपुण होना चाहिए ताकि छात्र स्वाध्याय कर सके। यदि विद्यालय में इन गतिविधियों का आयोजन नहीं होता तो इसे अप्रगतिशील और कुंठित मस्तिष्क का प्रतीक माना जाता है। शिक्षक को विद्यालय में संगठन के सिद्धांतों और विधियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अतः शिक्षण कार्य को जीवंत और गतिशील बनाने के लिए शिक्षक की संगठन क्षमता अनिवार्य है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, સ્વસ્વર વાંચન और મૌન વાંચન के अंतर एवं महत्व को स्पष्ट करें। जवाब છે એનો विद्यार्थी मित्रों एवो है कि स्वस्वर वांचन का अर्थ है स्वर सहित पढ़ना, जिसमें छात्र पढ़ने के साथ साथ बोलता भी है और अर्थ ग्रहण करता है। इसमें लिपिबद्ध अक्षरों को देखना, पहचानना, उच्चारण करना और अर्थ समझना, ये 4 क्रियाएं एक साथ चलती है। स्वस्वर वांचन से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और स्थानीय बोलियों का प्रभाव कम करने में मदद मिलती है। इसके विपरीत मौन वांचन का अर्थ है बिना होठ हिलाए चुपचाप पढ़ना और अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण करना। मौन वांचन में थकान कम होती है क्योंकि वाग्यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता और समय की बचत होती है। मौन वांचन विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है और उसे छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। स्वस्वर वांचन प्रारंभिक अवस्था और सार्वजनिक अवसरों के लिए उपयोगी है, जबकि मौन वांचन गहन अध्ययन के लिए श्रेष्ठ है। दोनों ही वांचन प्रकार भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે વાંચન લેખન પઠન અને જે આપણા કૌશલ્યો છે એ કૌશલ્યને લગતા અને એમાં પદ્ધતિના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી। હવે જે કાંઈ બાકીના છે એ આપણે હવે પછીની વિડીયોમાં જોઈશું। દાખલા તરીકે शिक्षा की आधुनिक अवधारणा में शिक्षक की बदलती भूमिका को स्पष्ट कीजिए। આવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે તો એનો શું જવાબ આવે એના વિશે આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં છે માહિતી મેળવીશું। ત્યાં સુધી બધાની પરીક્ષાની શુભકામનાઓ।